15 मार्च का दिन सुप्रीम कोर्ट में एक काफी बिजी डे था। इस दिन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन और ECI से जुड़े इतने मामले सामने आए हैं जिसने सबको हैरान करके छोड़ दिया है। तो आसान है ये कहना कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। इसी बीच ECI ने एक मीडिया इन्विटेशन के थ्रू लोगों को बता भी दिया है कि 16 मार्च तक इलेक्शंस की डेट सबके सामने आ जाएंगे। हालांकि इलेक्शंस आने के पहले लोगों से लेकर पॉलिटिकल पार्टी सबके बीच काफी टेंस माहौल देखा जा रहा है और ये और किसी वजह से नहीं बल्कि रिसेंट के कुछ हैपनिंग से है, जिसकी वजह से यूनियन पर एक क्वेश्चन मार्क लोग उठा रहे हैं कि ये आए दिन इंडिया के वैल्यूज और रूल ऑफ लॉज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसमें से इलेक्शन से जुड़े दो ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने आ पहुंचे हैं, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी मौजूद थे। ये दो केस और किसी से नहीं बल्कि इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट और EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये मामला इलेक्शन से ठीक पहले कितना इम्पोर्टेंट है। कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले सुनकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बड़ी राहत दी है। अब ये बात सही है या नहीं, इसका फैसला आप करें। जहाँ अभी ECI ने SBI द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा को डिस्प्ले करके लोगों को शॉक दे दिया था, वहीं दूसरी ओर यूनियन ने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करके देश में हंगामा पैदा कर दिया। ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस खुद कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद इसलिए भी इतनी शॉकिंग थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ हेडेड बेंच ने इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस के खिलाफ एक पिटीशन को अर्जेंटली लिस्ट करते हुए 15 मार्च की डेट हियरिंग के लिए फिक्स की थी। यूनियन गवर्नमेंट पर निशाना साधते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक्स पर पोस्ट किया था, गवर्नमेंट मूव्स विद लाइटनिंग स्पीड टू प्रीएम्प्ट आवर एप्लीकेशन इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ECs by selection committee of PM, LOP and CJI as ordered by Supreme Court earlier. Government selects 2 bureaucrats by taking out 6 shortlisted names 10 minutes before selection is made by PM and HM partial. तो भले PM मोदी की कमेटी ने 2 ECs ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को 14 मार्च को ही अपॉइंट कर लिया था, वही ये मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने 15 मार्च को हियरिंग के लिए आया। यूनियन के न्यू एक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 को चैलेंज करते हुए कांग्रेस लीडर जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक्सेट्रा लोग पहुंचे, जो कि सीनियर एडवोकेट्स विकास सिंह, प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल द्वारा बेंच के सामने रखे गए थे। हियरिंग के शुरुआत में ही सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, जो कि जया ठाकुर की ओर से मौजूद थे, ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अनूप वरनवाल जजमेंट दिया था जिसमें ही ECs अपॉइंटिंग कमेटी में CJI का नाम शामिल था, तो भला यूनियन ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न कर सकती है। He stated, when a judgment has been passed by this court, it cannot be overturned. हालांकि बेंच ने वापस से सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस मामले में रिपीट करते हुए कहा, The matter came up twice. On both the occasions, it was pointed out that normally we do not stay by an interim order a legislation. हालांकि ये सुनकर सीनियर एडवोकेट सिंह ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट बेंच को पुराने ऐसे केसेस की जानकारी दी जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन द्वारा लॉज पर रोक लगाई थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बेंच को बताया भी कि इस मामले में केस फाइल हुआ था कि यूनियन के एक्ट द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, पर यूनियन ने ये डेट प्रीपोन करके मैटर को पहले ही अपॉइंट कर लिया था। तो सिंह अभी दूसरी एक केस फाइल करेंगे। ये सुनकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि यूनियन की ओर से मौजूद थे, कहने पर मजबूर हो गए कि उन्हें तो बस एक ही केस की फाइल मिली है। सारी बातों को सुनते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने सीनियर एडवोकेट सिंह को कहा कि यू फाइल दिस एप्लीकेशन, वी विल एग्जामिन, जिसके बाद ये मामला 21 मार्च के लिए पोस्टपोन हो गया। ये तो बात हो गई पहले मामले की, और अब फोकस करते हैं दूसरे केस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े मामले की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि EVMs आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स that are used by the poll panel during elections, giving access to the voter with a button for each choice of candidate. सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने पिटिशनर नंदिनी शर्मा ये केस लेकर पेश हुई थी कि EVMs के ऑपरेशन में कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिली है और इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने EVM से जुड़े कई मौके कई बार आए हैं, पर हर बार सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पाया कि सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पर वो केस नहीं कर सकते। और पिटिशनर को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा, वी हैव ऑलरेडी एग्जामिन्ड एंड आर एग्जामिनिंग दिस इशू. I saw on their website there are already 10 such cases. We are not inclined sorry. जस्टिस खन्ना ने ये भी सवाल करते हुए पूछा कि आखिर कितने ही EVMs के खिलाफ पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, and stated, how many petitions about EVMs? Every method will have its plus points and negatives. We cannot go by assumptions. और इस केस को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने डिसमिस कर दिया, जिससे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बहुत बड़ी राहत दी है और उनमें अपना फेथ रिस्टोर रखा है। हालांकि जहां इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ECI में अपना
अपना फेथ रिस्टोर रखा है, वहीं दूसरी ओर ईसीआई के अपॉइंटमेंट प्रोसेस से लोगों के मन में तो ईसीआई के खिलाफ शक पैदा हो चुका है। ये शक और बढ़ गया था जब ईसी को अपॉइंट करने वाली कमेटी के मेंबर, लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इस प्रोसेस के खिलाफ शुरुआत में ही डिसेंट दे दी थी। कांग्रेस लीडर चौधरी ने मीडिया रिपोर्टर्स को बताते हुए कहा, "The government have the majority in the committee who appoints election commissioner. Earlier they had given me 212 names, but 10 minutes before the appointment, they again gave me just 6 names. I know that the CGI isn't there. Government has made such a law that the CGI doesn't interfere and the central government can choose a favorable name. I am not saying that it's arbitrary, but the procedure that is being followed has some lacuna." अपनी दुविधा जाहिर करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने ये भी कहा था कि भला वे 200 कुछ नामों को बस एक रात में कैसे चेक कर सकते हैं, and stated, "It was fait accompli that the chosen two will be selected. However, I tried to intervene in an appropriate manner so as to bolster the institution. That's why before my arrival in Delhi, I sought a short list. They gave me a list of all candidates numbering 212. Now you can imagine if in a single night it is humanly possible for me to examine 212 names and find out the most competent person among them." आपको ये भी बता दें कि अकॉर्डिंग टू अधीर रंजन चौधरी, द 6 नेम शॉर्टलिस्टेड वर दैट ऑफ उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंदेवर पांडे, सुखबीर सिंह संधू, सुधीर कुमार गंगाधर रहाते, ऑल फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स। अब तो जो ईसीआई ने इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लोगों के सामने पेश किया है, तो एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये दोनों लोग है कौन। तो बात करते हैं पहले सुखबीर सिंह संधू की, जो कि 1998 आईएएस बैच के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। He has served as the Chief Secretary of Uttarakhand. He was appointed the Chief Secretary and has also served as the Chairman of the National Highways Authority of India. सिर्फ यही नहीं, सुखबीर सिंह संधू के पास एक लॉ डिग्री भी मौजूद है। Sandhu has published papers on urban reforms and municipal management and capital building. He was conferred President Medal in recognition of his services as Commissioner Municipal Corporation, Ludhiana, Punjab. और अब एक नजर डालते हैं ज्ञानेश कुमार पर, who is a retired 1988 batch Kerala cadre IAS officer. He served as a secretary in the Ministry of Cooperation led by Amit Shah. Previously, he served as the secretary at the Ministry of Parliamentary Affairs. Kumar retired from the services after his superannuation on January 31, 2024. अब जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट फिल हो चुकी है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी के साथ जल्दी इलेक्शंस की डेट और खबर सामने आएगी। तो देखते हैं ईसीआई में और कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। Till then, keep following Law Chakra.